हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंघाटिया। चलिए, ये आपका इतिहास का 3rd चैप्टर था और हमने जो है इसका फर्स्ट पार्ट आपकी प्रीवियस वीडियो के अंदर कर लिया है और आज हम इसका सेकंड पार्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट पहले देख करके नहीं आए हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप अच्छा होगा कि पहले फर्स्ट वीडियो जो है इसका फर्स्ट पार्ट देख करके आइएगा और उसके बाद आपको जो सेकंड पार्ट है वो देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा आपको महसूस होगा और आपको ज़्यादा अच्छे से जो है समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नस्ली कल्पना लोक, यूटोपिया की ये बात है। युद्ध के साय में नाज़ी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। उत्तरी पश्चिमी पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला दिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर बसाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथाश्रमों में डाल दिया जाता था, जहां उनमें से ज़्यादातर मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटों और गैस चैम्बर भी थे, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। बात करते हैं मौत का सिलसिला। पहला चरण बहिष्कार 1933 से 39। हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का हक नहीं। देखिएगा, न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 में आया। जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन का साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी लगा दी गई। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहेतर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया गया। यहूदियों द्वारा राष्ट्रध्वज फहराने पर भी पाबंदी लगा दी गई। अन्य कानूनी उपाय, यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार किया गया। सरकारी सेवाओं से उन्हें निकाल दिया गया। यहूदियों की संपत्ति की जब्ती और बिक्री होने लगी। इसके अलावा नवंबर 1938 में एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्तियों को तहस नहस किया गया, लूटा गया। उनके घरों पर हमले हुए। यहूदी प्रार्थना घर जला दिए गए और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से याद किया जाता है। दूसरा चरण डब्बाबंदी। देखिएगा, तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं। सितंबर 1941 में सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वह डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगाकर रखेंगे। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेजों और घरों से बाहर भी यह पहचान चिन्ह छाप दिया गया। जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों में और पूर्वी क्षेत्र में लोदस और वार्सा जैसी घेटों बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। ये बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। गेटों में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया। कुछ ही समय में गेटों वनस्पतियों में वंचना, भूखमरी और गंदगी और बीमारियों का साम्राज्य व्याप्त हो गया। तीसरा चरण सर्वनाश 1941 के बाद तुम्हें जीने का अधिकार नहीं। देखिएगा, समूचे यूरोप के यहूदी मकानों, यातना गृहों और घेटों बस्तियों में रहने वाले यहूदियों में भर भर कर मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। पोलैंड और अन्य पूर्वी इलाकों में मुख्य रूप से बेल्जेक, ऑशविट्स, सेबिबोर, त्रेबलिंका, चेलमनो तथा मायदानिक ने अनेक गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। औद्योगिक और वैज्ञानिक तरीकों के सहारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया गया, यानी जनसंख्या को जल्दी से जल्दी खत्म किया गया। यहाँ पर देखिए कितने सारे जो अंतिम समाधान से पहले कैदियों से छीने गए जो जूते थे वो यहाँ पर पड़े हैं। चलिए बात करते हैं आगे। नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाज़ी विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। नाज़ीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था? तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया।
बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ न तो बैठ सकते थे और न ही खेल कूद सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को यानी यहूदियों, जिप्सियों के बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। 40 के दशक में तो उन्हें भी गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह विचारधारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया जाता कि वे वफादार में आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। खेलकूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। 10 साल की उम्र में बच्चों को युंग फोक में दाखिल करा दिया जाता था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाज़ियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। गहन विचारधारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। आगे बात करते हैं। नाज़ी यूथ लीग का गठन जो है 1922 में हुआ था। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नाम दिया गया। 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन को नाज़ीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मातृत्व की नाज़ी सोच। नाज़ी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती हैं। उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, यह समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया था। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही थी। 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी। दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी। थिएटर और रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तमगे देने का इंतजाम किया था जिस तरह के तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी और 8 या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा जो है वो दिया जाता था। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके मुंह पर कालिक पोत कर और उनके गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाता। उनके गले में लटकी तख्ती पर लिखा होता, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी गई बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति और परिवार भी छीन लिए गए। बात करते हैं प्रचार की कला। नाज़ी शासन ने भाषा और मीडिया की बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया उसने और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द इजाद किए वे केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यूथनेजिया विकलांगों के लिए और चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। इवैक्यूएशन यानी खाली कराना का आशय था, लोगों को गैस चैम्बरों में से ले जाना। क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर स्नानागार जैसे दिखते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए परिवारों, तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मन के नारों और इश्तहारी पर्चों का खूब सहारा लिया गया। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था।
समाजवादियों और उदारवादियों को कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द एटर्नल ज्यू इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बनाए और काफ्तान चोगा पहने दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क करना असंभव था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे में काफ़ी घुले मिले हुए थे। उनके केंचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले छछुंदरी जीवों से की जाती थी। नाथीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। इसी अभियान से नाथीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ। नाथियों ने आबादी के सिर्फ सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए। पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नाथी ही हल कर सकते हैं। जर्मन किसान, तुम हिटलर के हो। क्यों? आज जर्मन किसान दो भयानक पार्टियों के बीच पिस रहा है। एक खतरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था यानी बड़े पूंजीवाद का है, दूसरा खतरा बोल्शेविज्म की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का है। बड़ा पूंजीवाद और बोल्शेविज्म दोनों हाथ मिलाकर काम करते हैं। ये दोनों ही यहूदी विचारों से जन्मे हैं और विश्व यहूदीवाद की महायोजना को लागू करते हैं। किसान को इन खतरों से कौन बचा सकता है? केवल राष्ट्रीय समाजवाद। 1932 में छपे एक नाथसी पर्चे से ये पोस्टर जो है दर्शाता है कि किसानों को नाथसी किस तरह आकर्षित करते थे। चलिए बात करते हैं आगे। आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। नाथसीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही? बहुत सारे लोग नाथसी शब्दाडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को नाथसी नज़रों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नाथसी शब्दावली से ही व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्होंने न केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाथसीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा और यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नाथसी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नाथसीवाद का जमकर विरोध किया, लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। लोग कोई विरोधी कदम उठाने और अपना मतभेद व्यक्त करने, नाथसीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देना ज़्यादा बेहतर मानते थे। पादरी निम्योलर ने नाथसियों का लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नाथसी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गेस्टापो की दहशतनाक कार्यशैली और कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा है। पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते आए, मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, पर मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब वे मेरे लिए आए तो वहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। नाथसी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, यह एक बिल्कुल अलग कहानी है। शार्ल्ट बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम है थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। शार्लेटे ने इस किताब में बताया कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाथसियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे थे। अपने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल व आंखें काली और यहूदियों जैसी शक्ल, सूरत और चाल ढाल दिखने लगी थी। नाथसी प्रेस में यहूदियों की जो छवियां और तस्वीरें छपती थी, वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी। ये छवियां सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए। महाध्वंस, होलोकास्ट के बारे में जानकारियाँ। नाथसी तौर तरीकों की जानकारी नाथसी शासन के आखिरी सालों में रिस कर जर्मनी से बाहर आने लगी थी, लेकिन वहाँ कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, इसका असली अंदाजा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था ही, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नाथसी कत्लेआम में झेली थी। इन्हीं कत्लेआमों को महाध्वंस भी कहा जाता है। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने उनके साथी से कहा था कि वह युद्ध के सिर्फ
युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। शायद वह दुनिया को यह बताकर जाना चाहता था कि नाज़ी जर्मनी में क्या क्या हो रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज आता है उन्हें बचाए रखने की एक अदम्य चाह घेटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती है। उनमें से बहुतों ने डायरियाँ लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेजों के संग्रह बनाए। लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाज़ियों की पराजय तय ही है, तो नाज़ी नेतृत्व ने दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारी को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य, वृत्त चित्रों, शायरी, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन स्याह दिनों में भी प्रतिरोध का सहारा या प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी की आवाज़ें हैं जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। अब बात करते हैं गांधी जी ने हिटलर को लिखा। हिटलर को गांधी जी का पत्र वर्धा मध्य प्रांत भारत 23 जुलाई 1939 को मिला था। प्रिय मित्रों का यह आग्रह रहा है कि मानवता की खातिर मैं आपको कुछ लिखूं, लेकिन मैं उनके अनुरोध को अस्वीकार करता रहा हूं क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि मेरा आपको पत्र लिखना धृष्टता होगी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस मामले में मुझे हिसाब किताब करके नहीं चलना चाहिए और मुझे आपसे अपील करनी ही चाहिए, चाहे वह जिस लायक हो। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज संसार में आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उस युद्ध को रोक सकते हैं जो मानव जाति को बर्बर अवस्था में पहुंचा सकता है। क्या आपको किसी उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए, फिर चाहे वह उद्देश्य आपकी दृष्टि से कितना ही महान क्यों न हो? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की अपील पर ध्यान देंगे जिसने सोच विचार कर युद्ध के तरीके का त्याग कर दिया है और इसमें उसे काफ़ी सफलता भी मिली है? जो भी हो, मैं यह मान लेता हूँ कि यदि मैंने आपको पत्र लिखकर कोई भूल की है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देंगे। मैं हूँ आपका सच्चा मित्र मोहनदास करमचंद गांधी। हिटलर को गांधी जी का पत्र। मुझे अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे यदि संगठित कर लिया जाए तो वह संसार भर की सभी प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों के गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा, अहिंसात्मक तरीके में पराजय नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। यह तरीका तो बिना मारे या चोट पहुंचाई करने या मरने का तरीका है। इसका इस्तेमाल करने में धन की लगभग कोई ज़रूरत नहीं है और यह विनाश शास्त्र की तो नहीं ही जिसे आपने पूर्णता के चरम बिंदु पर पहुंचा दिया है। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आप यह भी नहीं देख पाते कि विनाशकारी यंत्रों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। अगर ब्रिटिश लोग नहीं तो कोई और देश निश्चय ही आपके तरीकों से ज़्यादा बेहतर तरीका ईजाद कर लेगा और आपके ही तरीकों से आपको नीचा दिखाएगा। आप अपने देशवासियों के लिए कोई ऐसी विरासत नहीं छोड़ रहे हैं जिस पर उन्हें गर्व होगा। वे एक क्रूर कर्म की चर्चा करने में गर्व का अनुभव नहीं करेंगे, फिर भले ही वह कृत्य कितनी ही निपुणतापूर्वक नियोजित क्यों न किया गया हो। अतः मैं मानवता के नाम पर आपसे युद्ध रोकने की अपील करता हूँ। हृदय से आपका मित्र। चलिए, तो इसी के साथ आपका अध्याय पूरा होता है और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं, चलिए वो एक PDF के माध्यम से देख लेते हैं। चलिए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। हिटलर के विचार किन दार्शनिकों के विचारों पर आधारित था? तो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। 30 जनवरी 1933 को जर्मनी के किस राष्ट्रपति ने हिटलर को चांसलर का पद संभालने का न्योता दिया? तो राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने। नाज़ी शासन में कुल कितने किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया? तो 52 किस्म के लोगों का। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने सबसे बड़ी भूल क्या की थी? तो सोवियत संघ पर हमला करना हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी मानी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ किन किन देशों ने साथ दिया? जर्मनी, इटली और जापान, जिन्हें धुरी राष्ट्र कहते हैं। चलिए, किन देशों को मित्र राष्ट्र कहा जाता है? तो फ्रांस, इंग्लैंड और रूस को। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए कौन सा विकल्प चुना? तो युद्ध का विकल्प चुना। गेटो और दड़बा किसे कहा जाता था? यहूदी बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो और दड़बा कहा जाता था। नवंबर का अपराधी कहकर किसे बुलाया जाता था? तो वाइमर गणराज्य के समर्थकों को, ये हमने पढ़ा। नाज़ीवाद क्या है? तो देखिए, यह एक संपूर्ण व्यवस्था और विचारों की पूरी संरचना का नाम है जिसका जनक हिटलर को माना जाता है। जर्मन साम्राज्य में यह एक विचारधारा की तरह फैल गई थी जो खास तरह की मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित था। नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था? सभी समाजों का जर्मन साम्राज्य में बराबरी का हक नहीं था। वे नस्लीय आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। उनका मानना था कि जर्मन आर्य सबसे उच्च कोटि की नस्ल है और इसे ही जीने का हक है, बाकी किसी को भी जीने का हक नहीं, अतः उन्हें मौत के घाट उतार देना चाहिए।
उनकी दूसरी दृष्टिकोण जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित थी। उनका मानना था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। उनका मानना था कि युद्धों से जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन, धन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा किया जा सकती है। हिटलर का उदय कब और कैसे हुआ? तो हिटलर ने 1919 में वर्क्स पार्टी की सदस्यता ली और धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। फिर उसे सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया। यही पार्टी बाद में नाजी पार्टी के नाम से जानी गई। महामंदी के दौरान जब जर्मन अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी थी, काम धंधे बंद हो रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, जनता लाचारी और भुखमरी में जी रही थी, तो नाजियों ने प्रोपेगेंडा के द्वारा एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाकर अपना नाजी आंदोलन चमका लिया और इसी के बाद चुनावों में 32% वोट से हिटलर जर्मन का चांसलर बना। आगे बात करते हैं हिटलर की राजनीतिक शैली कैसी थी। तो देखिएगा, हिटलर की राजनीतिक शैली में निम्नलिखित बातें शामिल थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन करने में विश्वास रखता था। वह लोगों का भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता की भावना पैदा करने के लिए बड़े बड़े रैलियों और सभाएं करता था। स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नाची सैल्यूट का प्रयोग किया करता था और भाषण खास अंदाज में दिया करता था। भाषणों के बाद तालियों भी खास अंदाज में नाची लोग बजाया करते थे। चूँकि उस समय जर्मनी भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था, इसलिए मैं खुद को मसीहा और रक्षक के रूप में पेश कर रहा था, जैसे जनता को इस तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ? जब द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कूद पड़ा तो धुरी राष्ट्रों को घुटने टेकने पड़े। इसके साथ ही हिटलर की पराजय हुई और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर अमेरिका के बम गिराने के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी? तो देखिएगा, युद्ध में पराजय और राष्ट्रीय अपमान और हट जाने के लिए इसी को दोषी ठहराया गया। गणराज्य के समर्थकों को नवंबर का अपराधी कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता था। रूस की बोल्शेविक क्रांति की तरह ही जर्मनी के स्पॉटकिस्ट लीग द्वारा विद्रोह की योजना बनाई गई। इसे वाइमर गणराज्य ने विफल तो कर दिया, परंतु जर्मनी के साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब कर्ज और हर्जाना चुकाने से मना कर दिया तो फ्रांस ने उसके बहुत से आर्थिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। 1923 में इस गणराज्य को आर्थिक संकट इस कदर झेलने पड़े कि उसके मुद्रा की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी कम हो गई और कर्ज और महंगाई मुद्रास्फीति काफ़ी बढ़ गई, जिसे निपटने के लिए उसे अमेरिका से आर्थिक कर्ज के रूप में मदद लेनी पड़ी। वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी? तो ये अभी प्रश्न हमने देख लिया है। इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते ना जर्मन में ये लोकप्रियता क्यों बढ़ी, तो ये भी आप कर लेंगे। चलिएगा, तो ये लगभग प्रश्न हो गए हैं। पूरा नियंत्रण के लिए किस किस तरह की बातें की हिटलर ने। लोकतंत्र को ध्वंस करने के लिए हिटलर और नाचियों ने क्या कदम उठाए? तो 28 फरवरी 1983 को अग्रिम अध्यादेश फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की आज़ादी जैसे अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। कम्युनिस्टों की बर्बरतापूर्वक दमन किया और उनकी हत्याएं करवाई गई। सभी राजनीतिक विरोधियों और गैर नाचियों की हत्याएं की गई और उन्हें यातना गृह भेज दिया गया। नाची पार्टी और उसके संगठनों के अतिरिक्त सभी पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। समाज पर निगरानी और नियंत्रण के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। जर्मनी में आए 1923 के आर्थिक संकट पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध लेकर प्रथम विश्व युद्ध है जो वो कर्ज लेकर लड़ा गया। जर्मनी को हर्जाना भी स्वर्ण मुद्रा में देना पड़ा। बड़ी मात्रा में कागजी मुद्रा छापने से जर्मनी में अति मुद्रास्फीति आ गई। वहाँ की मुद्रा मार्क की जो कीमत है वो गिर गई। बड़ी महंगाई बहुत बढ़ गई। इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए उसे अमेरिका से शर्तों पर आर्थिक सहायता लेनी पड़ी। जर्मनी का कर्ज और हर्जाना न चुकाए जाने के पर फ्रांसीसियों ने जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक इलाके पर कब्जा किया और उसके कोयले के भंडार क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया। जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना के क्या कारण थे? वाइमर गणराज्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय और सम्राट के त्यागपत्र के पश्चात वहां की संसदीय पार्टियों ने एक नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की। यही वाइमर गणराज्य था। यह एक संघीय और लोकतांत्रिक गणराज्य था जिसका एक लोकतांत्रिक संविधान भी था। इसमें प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए औरत सहित सभी वयस्क नागरिकों को सम्मान और सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त था। इसमें अनुपातिक चुनाव प्रणाली की व्यवस्था थी। धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। नाची जर्मनी में बच्चों और युवाओं के प्रति अपनाई गई नीति का वर्णन कीजिए। बच्चों के लिए नाची विचारधारा की जानकारी आवश्यक थी। उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर उनको शिक्षा दी जाती थी। अवांछित बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। जो बच्चे नाची टेस्ट में पास हो जाते थे उन्हें पाला जाता था और अवांछित थे उन्हें अनाथालय में डाल दिया जाता था।
नाज़ी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया, उन्हें उसी पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। उन्हें यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करने को कहा जाता था। खेलकूद के जरिए भी युवाओं में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई थी। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। नाज़ियों द्वारा यहूदियों के साथ कैसा बर्ताव था, तो ये हमने पूरे चैप्टर में यही पढ़ा कि कैसे बर्बरतापूर्वक जो है उनका विनाश किया गया। तो आगे देखिएगा, वही क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। चलिए तो ये अंतिम प्रश्न पढ़ लेते हैं। नाज़ियों द्वारा यहूदियों के साथ किया गया बर्ताव इंसानियत के हद से भी कहीं बुरा और बर्बरतापूर्वक था। यहूदियों पर जुल्म की दास्तान कई चरणों में थी जो निम्न है। पहले तो यहूदियों को जर्मन की नागरिकता से बेदखल किया गया। फिर उन्हें कहा गया कि उन्हें जर्मनों के बीच रहने का कोई अधिकार नहीं है। कोई कानूनी उपाय कर उन्हें सरकारी सेवाओं से निकाला गया। कई कानूनी उपाय करके उनके व्यवसाय का बहिष्कार हुआ, उनकी संपत्ति जब्त कर बिक्री कर दी गई, उनके संपत्तियों को लूटा गया, उनके घर जला दिए गए। सन 1941 यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वह डेविड का पीला सितारा अपने छाती पर लगाकर रखेंगे। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेजों, घर से बाहर भी यह पहचान चिन्ह छुपा दिया गया। उन्हें घेटों बस्तियों से कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। समूचे यूरोप में यहूदी मकानों, यातना गृहों और घेटों बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया जाता था। तो चलिए इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो पूरा होता है। अगले चैप्टर के लिए मिलेंगे आपकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।